हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं जो साइंस का एमसीक्यू ये खासकर आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर इसमें सीटेड पेपर 2 जो साइंस में पूछता है, बीपीएससी टीचर टीआरई 4 एंड ऑल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक पार्ट वन और 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप उसे देखिए और आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। और इसमें का एक स्टेट का मैथ का एमसीक्यू वाला एक वीडियो बनाया गया है, तो आप उसे भी देख ले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो हड्डियों को जोड़ने वाले किस प्रकार के ऊतक होते हैं। मतलब जो दो हड्डी को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। दो हड्डियों को जो जोड़ने वाला होता है उसे लिगामेंट कहते हैं। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है उसे कंडरा बोलते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि दो हड्डी को जोड़ने वाले किस प्रकार के ऊतक होते हैं। तो ऑप्शन है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो राइट आंसर आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा। संयोजी ऊतक कैसे होगा, क्योंकि ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ रहा है। तो जोड़ने का काम क्या होता है एक दूसरे से, वो कौन सा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक। इसमें बात करें कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो उपकला ऊतक का मतलब है कि ये कहाँ होता है, ये हमारे शरीर के बाहरी अंग में होता है, बाहरी अंग में होता है। इसका काम है धूप, कीड़ा, सूरज के प्रकाश, सूरज का प्रकाश और बाहरी चोट। शरीर पर जो बाहरी चोट लगता है उससे इसे बचाना, निर्जलीकरण से भी इसे बचाना होता है। मतलब हमारे शरीर के जो बाहरी त्वचा है उसको, वो जो बना है आपका उपकला ऊतक का। और मुंह के अंदर का जो नली है, ग्रास नली, चाहे तलवा का ऊपर वाला भाग मुंह में, वो भी क्या है, उपकला ऊतक। इस उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। तो इसमें विसरण के माध्यम से उपकला ऊतक को भोजन प्राप्त होता है। संयोजी ऊतक होता है कि एक कोशिकाओं के दूसरे कोशिकाओं से या ऊतक या अंग को जोड़ के रखना, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। पेशीय ऊतक किसे कहते हैं, तो पेशीय ऊतक जिसके माध्यम से हम लोग चल पाते हैं, कोई काम को कर पाते हैं या दौड़ पाते हैं, दौड़ना, चलना या किसी भी प्रकार की गति जो हम लोग करते हैं शरीर से, वो सब गति पेशीय ऊतक से करते हैं। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, तंत्रिका ऊतक है हमारे जो शरीर का जो भी समन्वय बना हुआ रहता है तंत्रिका ऊतक से। अगर हमारे शरीर में कोई भी कहीं खरोंच लगता है तो इसी के माध्यम से हम लोग को पता चलता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के ऊतक में ऊर्जा अधिक खर्च होता है। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का ऊतक है जिसमें ऊर्जा सबसे अधिक खर्च होता है। ऑप्शन है पादप ऊतक, जंतु ऊतक, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो आप सोचिए कि कौन सा ऊतक है जिसमें अधिक ऊर्जा खर्च होता है, जो गति करेगा,
जो अपनी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, मूव करेगा, तो वो कौन से है? जंतु ऊतक। क्योंकि जंतु ऊतक क्या करता है कि अपने शरीर के टोटल अंग को एक साथ ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। वह विभिन्न प्रकार का गति करता है, चाहे बोलने में, चलने में या कोई भी काम करने में। जो भी काम करते हैं उसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च होता है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतु ऊतक। पादप ऊतक की बात करें तो पादप ऊतक में मूवमेंट नहीं होता, इसमें गति नहीं होता। इसमें सबसे अधिक मात्रा में मरा हुआ ऊतक मृद ऊतक पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता कैसे है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जब मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम का रिबन आता है, रिबन। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। तो इसका अगर सूत्र की बात करें तो MgOH ट्वाइस होता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसी मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। मैग्नीशियम कहते हैं। ये इसकी प्रवृत्ति कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो क्षारीय कहने का मतलब है जब क्षारीय है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो 10.5। तो 10.5 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि क्षारीय है और अम्लीय? जो अम्लीय रहेगा उसमें H+ आयन रहेगा, और जो क्षारीय रहेगा, क्षारीय में क्या रहेगा? OH आयन रहेगा। तो यहाँ पे OH आयन है, तो उसी से ये पता चल जाएगा कि किस प्रकृति का है, तो क्षारीय। तो आशा करते हैं इतना आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के जंग का रासायनिक नाम क्या है? जो लोहे में जंग लगता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका फेरिक ऑक्साइड होगा। फेरिक ऑक्साइड होगा इसका रासायनिक नाम। इसकी सूत्र की अगर बात करें, इसकी सूत्र के तो F2O3 होगा। फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं इसको। इसमें फिर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर सूत्र की बात करें तो सोडियम Na हाइड्रा OH। तो अगर इसमें हम पूछे कि ये अम्लीय है या क्षारीय, तो आप कहेंगे कि क्षारीय है। कैसे? क्योंकि OH इसमें आयन है। अगर इसमें बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या होगा? कास्टिक सोडा। इसका अन्य नाम कास्टिक सोडा होगा। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। अगर इसकी सूत्र की बात करें तो NaHCO3 हो जाएगा।
तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में मिला हुआ अल्कोहल की मात्रा को किस विधि से अलग करते हैं। यानी रक्त में जो व्यक्ति दारू पीता है, शराब शराब पीता है, वो शराब का अंश अगर रक्त में मिल जाए तो उसे रक्त से अल्कोहल अल्कोहल की मात्रा को किस विधि से अलग करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी से इसे हम लोग अलग करते हैं। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट होगा कि जैसे इंक या स्याही है प्लस जल मिला हुआ है, तो इसमें से अगर इन दोनों को भी अलग करेंगे तो किस विधि से, तो क्रोमेटोग्राफी विधि से। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में है वो गैस अवस्था में बदल जाए, ठोस से सीधा गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि जो चीज़ गैस है, गैस से अगर ठोस में बदल जाए तो उसे निक्षेपण बोलते हैं। निक्षेपण विधि, इसी विधि से हमारा बादल बनता है। तो इसमें ऊर्ध्वपातन विधि का अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, कपूर, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। आसवन विधि क्या होता है, आसवन विधि खासकर होता है दो द्रवों का मिश्रण। जो द्रवों का मिश्रण रहता है उसको अलग करने के लिए हम लोग आसवन विधि का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि आसवन विधि में क्या है कि इसमें दो द्रव मिला रहता है, लेकिन इन दोनों का क्वथनांक में अंतर क्या होता है, अधिक होता है। तो इसी कारण इस विधि से हम दोनों द्रवों को अलग कर सकते हैं। जैसे जल प्लस एसीटोन को अलग करना है। एसीटोन को ही हम लोग थिनर बोलते हैं। जल का मिश्रण और एसीटोन के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि का मतलब होता है कि दो द्रवों का मिश्रण में जो दो द्रवों का क्वथनांक का अंतर सबसे कम हो तो उसे प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं। प्रभावी आसवन विधि से अलग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पेट्रोलियम को किस विधि से अलग करते हैं, तो प्रभावी आसवन विधि से। आशा करते हैं इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन किसका बना होता है, तो लाइकेन बना होता है खासकर कवक और शैवाल का। तो राइट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। कवक का इसमें अगर बात करें तो कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, लेकिन शैवाल में उपस्थित होता है क्लोरोफिल इसमें होता है उपस्थित। तो जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित होगा वह धूप से क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। यह भोजन बनाता है। जबकि कवक में अगर आपका क्लोरोफिल नहीं है तो इसका काम है मिट्टी से, मृदा से जल और खनिज का अवशोषण कर जल और खनिज का अवशोषण कर शैवाल को देना, और शैवाल क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो इस दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, किस विटामिन में, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है।
दूध में विटामिन सी नहीं होता, नहीं होता। ठीक, दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी को अगर गर्म करते हैं, गर्म करने पर यह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए किस में उपस्थित होता है। तो डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, हरित लवक में भी होता है और केंद्रक में भी होता है। तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस, पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव से क्रिया करके हमें पाइरुविक, पाइरुविक अम्ल बनता है। और ये हम अम्ल हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाके इसका अभिक्रिया से ये टूटता है तो मुझे ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज को हम लोग एटीपी, एटीपी बोलते हैं। ये एटीपी क्या करता है, ऊर्जा का काम करता है। हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का निर्माण किस तत्व से होता है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्लोरोफिल को निर्माण कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसे नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके माध्यम से कोशिकाओं में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है। राइट आंसर आपका प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, लिसिस, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होता है जिससे पाइरुविक, पाइरुविक, पाइरुविक का निर्माण होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।